तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास जो है डीके सर क्लासेस के माध्यम से हमारे मैट्रिक बोर्ड 2026 में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों के अनुरोध पर यह जो है आज का क्लास मैं स्पेशल क्लास ले रहा हूं। जैसा कि आप ही सभी जानते हैं कि डीके सर क्लासेस के माध्यम से मैं वैज्ञानिक कारणों पर प्रकाश डालता हूं, लेकिन आप सभी विद्यार्थी जो मैट्रिक बोर्ड 2026 में भाग लेने वाले हैं, बैठने वाले हैं, परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए मैं कुछ विशेष प्रश्न जो परीक्षा से आप लोगों को संबंधित है, जो आपको परीक्षा में आने वाला है, उसका मैं गेस क्वेश्चन आप लोगों को कर देता हूं। जो आप लोगों के बहुत दिनों से मांग थी कि सर डीके सर क्लासेस के माध्यम से आप हम लोग को 26 में आने वाले प्रश्नों को कुछ गेस कीजिए। तो आज हम फिजिक्स के पहला चैप्टर 10वां के फिजिक्स जो है उसका पहला चैप्टर जो है प्रकाश का प्रवर्तन, उससे मैं आप लोगों के सामने मात्र 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर जो भी विद्यार्थी इन 15 क्वेश्चन पर ध्यान दे देगा तो इससे बाहर का क्वेश्चन आप लोग को नहीं आने वाला है परीक्षा में। ये लिख लीजिए, ये आज जो 15 क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देख लीजिए। जो अगर नहीं आता है तो आप इसको कमेंट करके बताइए, इसको मैं एक्सप्लेन करके पूरा दे दूंगा। लेकिन आज आप लोगों को बारी बारी से इन प्रश्नों को समझा दे रहा हूं, और ये प्रश्न अगर समझ जा रहे हैं आप तो निश्चित रूप से इससे ज़्यादा प्रश्न आपके परीक्षा में इस चैप्टर से नहीं आने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बारी बारी से एक एक प्रश्न को समझेंगे। पहले आप प्रश्न क्लियर समझ लीजिए, उसके बाद जो प्रश्न पर आपको डाउट होगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए, भौतिकी का है प्रश्न है, और भौतिकी का प्रथम चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। उसी से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाले ये प्रश्न है, गेस क्वेश्चन है। इसमें से ही आपके सारे प्रश्न इस चैप्टर से लड़ जाएंगे, एकदम निश्चित है। तो आप देख लीजिए इन प्रश्नों को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हो। तो प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हो, आप जानते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकरा कर लौटता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन आप देख लीजिएगा। दूसरा है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन, जब कोई प्रकाश चिकनी सतह से टकरा करके दूसरी दिशाओं में लौटता है तो कुछ नियम के अनुसार लौटता है। इसी नियम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं ना। पहला नियम जो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। बार बार पूछता है आप लोगों को, हर 2 साल 1 साल बीच करके पूछता है, प्रकाश पुंज या किरण पुंज से क्या समझते हो, बताएं। तो देखिए, प्रकाश किरणों के समूह, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें एक साथ मिल जाती है तो इन प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, या इसको किरण पुंज कहते हैं। अब कहिए कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। जैसे एक समानांतर प्रकाश पुंज होती हैं, जो कई किरणें समानांतर में आती हैं। दूसरी होती हैं अभिसारी, जो बहुत सारी प्रकाश किरणों आकर एक बिंदु पर कट जाती हैं, मिल जाती हैं। और एक तीसरी होती हैं अभिसारी, जो एक बिंदु से प्रकाश किरण निकल करके कई दिशाओं में से फैल जाती हैं। तो इस 3 प्रकार के आपको प्रकाश पुंज हो गया, प्रकाश किरणें 3 प्रकार की हो गई। तो ये आपको हो गया तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछता है आप लोग को, प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हो। छोटा क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हो। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है तो वहाँ से क्या होती है, चारों दिशाओं में छितरा जाती है ना, चारों दिशाओं में वितरित हो जाती है इधर उधर। तो इस क्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे मान लें किसी सतह पर प्रकाश ऐसे पड़ी और पड़ने के बाद इस तरह से चारों दिशाओं में वितरित हो जाती है, तो इस प्रकाश के छितराने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसको याद रखिए, ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है, दर्पण क्या है। बार बार कभी कभी पूछ लेता दर्पण क्या है, इसके प्रकार बताएं। तो देखिए, दर्पण एक प्रकाशीय यंत्र होता है, एकदम सिंपल परिभाषा। परीक्षा में देखिए, जितना ही साफ सुथरा और छोटा में लिखिएगा ना, उतना ही आपको नंबर अच्छा मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए कि प्रकाश दर्पण क्या है।
तो दर्पण एक प्रकार के प्रकाशीय यंत्र होता है। बस इतना ही लिख दे कि दर्पण एक प्रकार के प्रकाशीय यंत्र होता है। अब इस दर्पण के प्रकार बताएं तो दर्पण दो प्रकार के हो गया। पहला दर्पण आप लोग जानते हैं कि समतल दर्पण है, समतल दर्पण। और दूसरा जो होता है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन निश्चित समझिए कभी कभी तीन प्रकार के आप लोग लिख देते हैं, गलत है। दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। देखिए समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, तो ये समतल दर्पण हो गया पहला, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण का कोई भेद नहीं है, लेकिन गोलीय दर्पण के दो भेद हो जाते हैं। यही है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इसको कहेंगे अवतल दर्पण, और ये हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो यही आपका दो प्रकार के दर्पण हो गया। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होकर के तीन प्रकार लिख देते हैं, बिल्कुल गलत है। तो ये दर्पण देख लीजिएगा। अगला है समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन को दिखाएं। जैसे समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन को दिखाना है तो कैसे दिखाइएगा, यहाँ पर एक समतल दर्पण का ऐसे चित्र बना लीजिए, और दूसरी बात यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे लाइए और फिर इसको रिटर्न कर दीजिए। अब इस बीच में अभिलंब डाल दीजिए, और डालने के बाद इसको क्या है, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, और पूरा लिख दीजिए। आपका प्रश्न जो है हो गया। ये आपतन बिंदु हो गया जिसको वो कहते हैं। तो इस तरह से इसको दिखा देना है। समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन को ऐसे दिखा देना है, और दिखा करके सभी को लिख देना है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, और इसको समतल दर्पण, इसको ए मेन समतल दर्पण। तो ये आपका पूरा प्रश्न हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं और इसके प्रकार बताएं। तो देखिए प्रतिबिंब जो है, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरण और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हैं या कटती हुई मालूम पड़ती हैं, तो उस बिंदु वस्तु का, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि मान लें हम लोग दर्पण यहाँ रख दें और इधर से प्रकाश किरण किसी वस्तु से आ रही है, परावर्तन के बाद जाएगी और जहाँ कट जाती है तो वहीं पर उस वस्तु का एक जो है चित्र बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। और इसके प्रकार कह रहा है कि तो प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब दो प्रकार के आप लोग जानते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। और कभी कभी पूछ देता है इसमें अंतर, तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में आपको अंतर बता देना है। अगर मान लें कि अलग, ये सब ही अलग अलग प्रश्न है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं अलग से पूछ सकता है 2 नंबर में। उसके बाद इसके प्रकार बताएं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। और इसमें अंतर तो क्या करना है आपको, 2 पार्ट में ऐसे करके, एक पार्ट में इधर लिख देना है काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरे पार्ट में काल्पनिक प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब, जो वास्तविक कटान से बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। और इसमें क्या है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, और यह जो है उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इस तरह से 2-3 अंतर लिख दीजिए, आपका 2 नंबर के प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि अवतल दर्पण को हजामती दर्पण क्यों कहते हैं, कि अवतल दर्पण को हजामती दर्पण क्यों कहते हैं। क्योंकि इस दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के लिए, हजामत मतलब बाल बनाने के लिए, बाल काटने वाले जो नाई लोग होते हैं सैलून में, वो क्या करते हैं कि आप वहाँ पर ये हजामती दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका खासियत ये है कि जब किसी व्यक्ति को उसके वक्रता यानी मुख फोकस एफ और दर्पण के ध्रुव के बीच किसी वस्तु को, कुर्सी को, जैसे देखते हैं कभी हम जाते हैं दाढ़ी बनाने तो क्या करता है, ऐसे करके कुर्सी को आपको ठेल करके दर्पण के पास ले जाता है। तो जैसे ही हम लोग मुख फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यानी दर्पण के ध्रुव के बीच जैसे ही हम लोग कुर्सी चला जाता है ना, तो हम लोग को बहुत विशालित और सीधा प्रतिबिंब जो है दर्पण में बनता है। इसलिए हम लोग को दर्पण का, दाढ़ी का कोई भी एक बाल भी छूट जाता है तो आसानी से बड़ा बड़ा दिखाई देता है, बना लेता है। तो इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, ताकि सही ढंग से दाढ़ी बनाया जा सके, बाल बनाया जा सके। तो इसको अवतल दर्पण को हजामती दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, जितने भी आप वाहन देखेंगे, बस, ट्रक, स्कूटी जो भी है,
उसके सबके साइड में देखिएगा कि ये दर्पण लगा रहता है। इसकी खासियत है कि विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है। अगर बगल में लगा रहेगा ना, चारों भर के अगल बगल चारों भर का चित्र उसमें छोटा छोटा दिखाई देगा और सीधा। तो बगल में रहेगा, पीछे से भी कोई गाड़ी आ रही है तो ड्राइवर जो है किसी वस्तु का उसमें सीधा छोटा सा प्रतिबिंब बन जाता है, वह दिखाई पड़ जाता है। तो इसलिए गाड़ी को पास दे देता है, या अगल बगल गाड़ी कितना दूर में पास करेगा मेरा, वो सब उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसलिए इसको साइड में लगाया जाता है और इसका साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका कारण है, कभी कभी पूछ जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। क्योंकि यह विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, चिन्ह परिपाटी से क्या समझते हो। तो देखिए, यह चिन्ह परिपाटी एक नियम है। दर्पण से या लेंस से दूरियों को मापने के लिए जो नियम बनाए गए हैं ना, उन नियमों को हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में ये बताया जाता है कि दर्पण से जो, जैसे दर्पण है तो दर्पण की उस साइड मापी गई दूरियां धनात्मक, इस साइड मापी गई दूरियां ऋणात्मक, इस तरह से ये नियम है। जैसे दर्पण हो गया तो दर्पण से जितने इधर दूरियां मापी जाएगी, प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये सभी जो नियम बनाए गए हैं, यानी दर्पण से दूरियों को मापने के लिए जो नियम बनाए गए, इन नियमों को हम लोग कहते हैं चिन्ह परिपाटी। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग से कि अगर किसी प्रश्न पर आपको थोड़ा भी डाउट हो, आप कमेंट में बताइए, उसको स्पेशल मैं बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी खाली आप लोगों को मैं इस क्लास के माध्यम से खाली आपके क्वेश्चन गेस कर रहा हूँ, जो बिहार बोर्ड, जैसे मैंने कहा कि 2026 में जो आने वाले प्रश्न हैं पहला चैप्टर से, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो आपको अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिएगा, मैं फिर से उसको बता दूंगा। तो चलिए, चिन्ह परिपाटी समझ गए होंगे आप। आवर्धन किसे कहते हैं। तो देखिए, आवर्धन क्या है। मैंने दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और दर्पण की ऊंचाई के अनुपात, मान लीजिए कि हम इस दर्पण से वस्तु को प्रतिबिंब बनाए, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लीजिए कि h1 है और वस्तु की ऊंचाई h है, तो इसी को हम लोग कहते हैं आवर्धन m, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। तो चलिए, इस समझ गए होंगे आप लोग। इस सूत्र हो गया m बराबर h1/h। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, दर्पण का द्वारक की परिभाषा लिखे। इस 3-4 को परिभाषा है, उसमें से 2 नंबर का एक प्रश्न आ जाता है। तो दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। याद रखिए, मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सब। तो दर्पण के ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। अब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या है। तो देखिए, जो एक गोलीय दर्पण है ना, तो एक खोखले गोले से ऐसे काट कर बनाया जाता है। एक खोखला गोला हो गया और इसी से काट कर ऐसे दर्पण जो है बनाया जाता है। तो जिस खोखले गोले से काट करके दर्पण बनाया जाता है, उसके केंद्र सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी जिस दर्पण जिस गोला से काट कर बनाया जाता है, उस गोला के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या कहेंगे, यहाँ से दर्पण के यहाँ तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव, मान लिया कि यहाँ दर्पण से काट कर निकाल लिया गया और वक्रता केंद्र सी यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यानी दर्पण के केंद्र, दर्पण के ध्रुव, यहाँ ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र सी, यहाँ के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्रता त्रिज्या कहेंगे, इसको 2f कहते हैं। 2f की दूरी के बराबर होता है, यानी इसको r से सूचित करते हैं, r बराबर 2f। तो ये आप समझ गए होंगे वक्रता त्रिज्या। अब मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो देखिए, दर्पण के जो ध्रुव है ना, इससे काल्पनिक रेखा ऐसे गुजरती है। इस काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अब है दर्पण का द्वारक। तो देखिए, दर्पण के द्वारक क्या होता है, दर्पण जितना चौड़ा है, जैसे दर्पण ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक दर्पण की जितनी चौड़ाई होती है, इसी दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये 5 बिंदु था, आपको 5 बिंदु की परिभाषा मैंने बता दिया। फिर भी कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा। चलिए, अगला देखते हैं, दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग। 13 नंबर क्वेश्चन, मैंने बताया कि 15 नंबर टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर से याद कर लीजिए, आपको टोटल क्वेश्चन जो है पकड़ में आ जाएगा। तो अवतल दर्पण का उपयोग, तो देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग समझ लीजिए। तो देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के जितने हेडलाइट हैं, उस सभी गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है।
जैसे कि मैंने बनाया हजामती दर्पण के रूप में, हजामत बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। डॉक्टर जो है रोगियों के नाक कान गला आदि की जांच करने के लिए इस दर्पण का उपयोग करते हैं। बड़े बड़े सौर प्लेट जो होता है ना, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और एक सर्च लाइट होता है। सर्च लाइट जब भी कहीं पर सर्कस आता है या कोई मेला लगता है तो वहाँ पर एक देखिएगा रात्रि के समय फोकस मारता है ना, तो फोकस मारने वाला रात्रि के समय जो होता है सर्च लाइट, मैंने अपने ग्राहकों का खोज करता है कि भाई हम यहाँ आ गए हैं, आ जाओ। तो सर्कस सोर्कस में इसका उपयोग होता है। तो इस तरह से 4-5 आपको उपयोग जान जाना है अवतल दर्पण का उपयोग में, आपको लिख देना। चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जो है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि एफ बराबर r/2। अब देखिए फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा में 2, यानी फोकस दूरी जो होती है वो किसी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको आप लोग अवतल दर्पण में सिद्ध कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है समझ में, या कोई टीचर आपके पढ़ाए हैं नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं बिल्कुल आसानी से आपको बता दूंगा। इसको एकदम एक बार में समझ जाइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इसमें जो एफ है वो फोकस दूरी है और आर है वक्रता त्रिज्या, इसको देख लीजिएगा, ये आ सकता है निश्चित रूप से। तो चलिए अगला जो है आंकिक प्रश्न के लिए। अब देखिए इस प्रश्न से आंकिक प्रश्न आएंगे तो बहुत सारा लड़का कहता है सर इतना 20 गो है, 22 गो कौन आएगा, कैसे पता चलेगा। अरे भैया इसमें कुछ नहीं करना है बाबू, तुमको 3 गो सूत्र याद रखो, और तीनों सूत्र याद रखोगे कोई भी इसमें का आंकिक प्रश्न जो होता है ना वो आपको बन जाएगा। क्या याद रखना है, तो पहला सूत्र देख लो, ये एफ बराबर r/2, ये हमेशा याद रखो। इसी पर न्यूमेरिकल पूछ देगा कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि यहाँ वक्रता त्रिज्या बता दिया 20 सेंटीमीटर, तो 20 में 2 से भगा दे दिए, एफ निकल जाएगा। तो इस तरह से कट गया बराबर 10, यानी 10 फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर आ गया। तो आपको इस सूत्र को याद रखना है। अब कभी कभी क्या होगा कि आपको एफ दे देगा, वक्रता त्रिज्या निकालना होगा, तो देखिए यहाँ से ऐसे तिरछा गुने कर दिए, एफ से दुगना कर दिए, इतना एफ हो उसका दुगना हो जाएगा, आर निकल जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा सूत्र है उसको याद रखिए, इसको दर्पण सूत्र कहा जाता है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब देखिए यहाँ फोकस दूरी, एफ जो हो गया क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया, यू क्या है, वस्तु दूरी हो गया, भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी हो गया। तो इसको याद रखिए। अब इसमें क्या करता है कि आपको 3 जो है प्रतिबिंब दूरी है, वस्तु दूरी है, फोकस दूरी है, इसमें किसी में से 2 को दे देगा, एगो निकालना होगा। तो ये सूत्र आप याद रखिए, चिन्ह परिपाटी याद रखिए कि माइनस प्लस कैसे होगा, पीछे बन रहा है, आगे बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसके अनुसार आप बैठा दीजिए, आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो न्यूमेरिकल रटने की जरूरत नहीं है, आप तीनों सूत्र याद रखिए, आपको बन जाएगा। अब देखिए तीसरा जो सूत्र है इसको याद रखिए। अब इस पर नहीं आएगा तो इस पर आएगा, इस पर नहीं आएगा तो इस पर आएगा, इससे ज़्यादा आइबे नहीं करेगा क्योंकि यही 3 सूत्र है। तो अगला सूत्र इसमें क्या है कि एम बराबर -v बटा में यू, यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब दूरी बटा में वस्तु दूरी। तो इस पर आ जाएगा, कभी कभी प्रतिबिंब दूरी दे देगा, एम दे देगा, आवर्धन दे देगा, आपको वस्तु दूरी निकालना होगा, या कभी कभी ये दोनों दे देगा, प्रतिबिंब दूरी निकालना होगा। तो सूत्र याद रखिए। कभी कभी क्या कर देगा कि वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई दे देगा, वस्तु की ऊंचाई दे देगा, आपको इसमें प्रतिबिंब दूरी दे देगा, वस्तु दूरी नहीं देगा। तो ये दूसरा सूत्र जो है एम बराबर यानी h1 बटा में h बराबर -v बटा में u। तो ये दोनों सूत्र याद रखिए। तो ये 3 सूत्र अगर आप याद रखते हैं तो आपको इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल आपको आसानी से बन जाएगा, कोई कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए आज मैंने आप लोगों को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाले पहला चैप्टर से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपको गेस कर दिए। जो भी विद्यार्थी अभी तक बढ़िया से तैयारी नहीं किए हैं तो मात्र आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए, आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। दूसरी चीज़ की मान लीजिए कि आपको लगता है कि इसमें भी कोई प्रश्न आपको अच्छा से नहीं समझ में आया, चूँकि देखिए हम विस्तार से आप लोग को पढ़ा नहीं रहे हैं, इसको खाली गेस कर रहे हैं। तो फिर अगला दिन आप लोग को इसी तरह से अगला चैप्टर से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के प्रकाश के प्रवर्तन कर दिए, कल अगला चैप्टर से आप लोग गेस कर देंगे। इसी तरह से आप लोग को 8 दिन के अंदर पूरे साइंस का गेस क्वेश्चन कर देंगे। आप इसको तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपका बढ़िया रिजल्ट आएगा। इसमें आप सारा क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप लोग जो भी आपके दोस्त साथी हित मित्र जिसके घर में मैट्रिक बोर्ड के परीक्षा
देने वाले 2026 में देने वाले विद्यार्थी हैं, कम से कम आप एक उपकार कीजिए कि उस विद्यार्थी के पास कम से कम इसको शेयर कर दीजिए, ताकि विद्यार्थी अगर कमज़ोर हो या इससे आपको शेयर करने से थोड़ा सा उसको लाभ मिल जाए, अच्छा से पास कर जाए, तो आपका भी नाम लेगा। इसलिए आप निश्चित रूप से जो भी अभिभावक हैं, आपके घर में अगर कोई बच्चा नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम एक विद्यार्थी के पास शेयर कर दीजिए, एक अभिभावक के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी के पास यह जो है ये आज का प्रश्न चल जाए जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाला है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।